हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आई होप आप लोगों को वो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है जी। तो इन केस आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर या फिर किसी और टॉपिक के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन और क्यों ये जरूरी है? देखो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट होते हैं वो दो आइटम्स के ऊपर पड़ते हैं, यानी कि दो चीजों के ऊपर पड़ते हैं। और आज हम जानेंगे कि दो से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम का नाम डबल एंट्री बुक कीपिंग ही है। ठीक है जी। तो हम ये मान करके चल। सर जी, सर विभाग बोलिए बेटा। को ऐड कर। अच्छा, कोई एक बच्चा है शायद, सर उसको ऐड। विभाग को ऐड कर दियो। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐड दिखाई नहीं दे रहा ऐड करने के लिए, मतलब और कोई दिखाई नहीं दे रहा। विभा, अच्छा। ठीक है बेटा, मैं कर रहा हूँ इनको ऐड। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया है। ओके बेटा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारे पास में ये काम करती है कि वो दो इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, जब हमें ये मालूम होगा कि किन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तभी हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग और उसकी समराइजिंग एनालाइजिंग सब कुछ कर पाएंगे, है ना। तो देखो, हम लोग जो है आज अकाउंटिंग इक्वेशन समझेंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है हमारे को? सिंपल सा लॉजिक है, एक बहुत ही आसान सी चीज है। सिर्फ इतना याद रखना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है जी। इतनी सी एक इक्वेशन है जिसको कि हमें याद रखना है कि हमारे पास में जितने भी एसेट्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे? वो होंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल। वैसे मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए आपको बताऊं कि कैपिटल भी लाइबिलिटी ही है, लेकिन वो इंटरनल लाइबिलिटी है और बाकी लाइबिलिटीज को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कहते हैं। ठीक है जी। ओके। अच्छा, अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या इफेक्ट्स होते हैं ट्रांजेक्शन के ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन? ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के, हम इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। हम इन हम इन इफेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू साइड्स या फिर टू आइटम्स। ठीक है जी। और ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि अफेक्ट करती हैं, अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। ठीक है जी। हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसका इस तरीके से। ओके। अच्छा, अब देखो ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारे पास में होती है, किस तरीके से हम काम करते हैं। पहला होता है ऐसी ट्रांजेक्शन जो इफेक्ट करती हैं अपोजिट साइड। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा मेरे साथ में, ट्रांजेक्शन्स
अफेक्टिंग अपोजिट साइड। ठीक है जी, अपोजिट साइड पे इफेक्ट करती हैं वो, इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हमारे पास में ऐसी ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं जो हमारा इफेक्ट करती हैं अपोजिट साइड पे। ठीक है, इसको आपने एज अ हेडिंग लिखना है। ठीक, कितने तरीके की ये हो सकती हैं। नंबर 1 लिखिएगा, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यानी कि इन ट्रांजेक्शन से क्या होता है, इन ट्रांजेक्शन से होता है कि किसी भी एसेट में इंक्रीज हो जाता है और लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाता है। अब आप कहोगे सर अपोजिट कैसे हुआ। देखो, मैं ये कहता हूं कि किसी भी एसेट के अंदर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और साथ ही लाइबिलिटी के अंदर भी इंक्रीज हो जाए। एसेट और लाइबिलिटी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो एक तरफ से हमारा एसेट बढ़ जाए, एक तरफ से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाए। जैसे मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को। मान लो मैं ये कहता हूं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि एक तरफ से तो मेरा एसेट बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई, और दूसरी तरफ से क्योंकि मैंने अभी कैश की पेमेंट नहीं की है, तो दूसरी तरफ से मेरी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। नंबर 2 इसका बिल्कुल अपोजिट है, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। यानी कि मेरा एसेट भी कम हो गया और मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई। जैसे मैं मान लो इसी ट्रांजैक्शन को आगे रिकॉर्ड करता हूं, पेड कैश टू क्रेडिटर। ठीक है जी, पेड कैश टू क्रेडिटर। ठीक है, मैंने यही बोल दिया। अब कैश को मैंने पे कर दिया, कैश पे कर दिया मैंने इन लोगों को। ठीक है जी, तो कैश क्या है, मेरा एसेट है, एसेट कम हो गया, और जो मेरे सिर पे एक ऑब्लिगेशन बनी हुई थी क्रेडिटर की, वो ऑब्लिगेशन भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक, अच्छा, अब आप ये देखो, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ओनर्स, ओनर्स कैपिटल। यानी कि एक तरफ से मेरा एसेट भी इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ से क्या हुआ, इंक्रीज हो गया ओनर्स की कैपिटल में। जैसे देखो, मैं ये कहता हूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने बिजनेस के अंदर कैश भी डाल दिया, यानी कि एक तरफ से मेरा एसेट यानी कि कैश इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ से ओनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, जो कि लायबिलिटी साइड पे लिखी जाती है। तो हम क्या कहते हैं, एक तरफ से कैपिटल बढ़ गई और दूसरी तरफ से एसेट बढ़ गया कैश के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में, वो है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट।
डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ऊपर वाले से रिलेटेड ही लूंगा ताकि आपका जो है ध्यान बना रहे इसके अंदर। अब देखो, एडिशनल कैपिटल ली थी तो ऊपर वाला हमारे पास में एक एग्जांपल था, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, या फिर ड्रॉइंग्स बोल देता हूं मैं, ड्रॉइंग्स बाय ओनर। वैसे तो ओनर के द्वारा पर्सनल पर्पस के लिए जो ड्राइंग्स की जाती हैं, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉल बाय, विड्रॉन या आप इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, विड्रॉन ऑफ कैपिटल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है ना? तो मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास में हमने क्या कर दिया, कैपिटल को पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो हमारे बिजनेस से कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी डिक्रीज हो गई। ठीक है? अच्छा जी, अब ये क्या थे, हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल थे अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड वाले। अब हम देखेंगे कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि सेम साइड पे इफेक्ट करती हैं, सेम साइड पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है जी, आप लिखिए ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग, अफेक्टिंग टेबल छोटी होने की वजह से काफी दिक्कत आ रही है लिखने में, एक सेकेंड ठहरना मुझे। हाँ जी, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अब देखो इसका भी एक पॉइंट लिखते हैं, फिर समझाते हैं। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। इसका मतलब क्या हुआ? एक एसेट बढ़ गया, मतलब एक साइड की, जैसे हमने क्या बोला था, हमारा गोल्डन रूल क्या था, ये देखो, हमारा गोल्डन रूल था कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये था ना हमारा रूल, इक्वेशन ये थी। अब इस तरफ तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इस तरफ कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इफेक्ट कहां आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है, एसेट साइड पे। इसमें एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट घट गया, एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट घट गया, यानी कि सेम सिचुएशन बनी रही एसेट की, एक तरफ से बढ़ गया और दूसरी तरफ से एसेट घट गया। मतलब डायरेक्शन क्या है, मतलब ये दूसरी तरह की ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है, अफेक्ट कर रही है सेम साइड पे। साइड कौन सी है? ये वाली साइड है, एसेट साइड। ठीक है जी, ये वाली साइड अफेक्ट तो हो रहा है सेम साइड पे, और उसमें हो क्या रहा है? उसमें हो ये रहा है कि एक एसेट बढ़ गया और दूसरा एसेट घट गया। ठीक है जी, इसको यहां से रब कर देते हैं, समझाने के लिए लिखा था मैंने। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जी, परचेज
ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर कैश। ऊपर मैंने क्या एग्जांपल लिया था? ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था ऑन क्रेडिट, तब हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी। लेकिन अब क्या हुआ? प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज कर लिया, तो मेरी ये प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, और कैश क्या हो गया? कम हो गया, और दोनों ही मेरे एसेट है। दोनों ही क्या है? मेरे एसेट हैं। तो इससे होगा क्या? ये एक तरफ को इफेक्ट किया है उसने, इस ट्रांजैक्शन ने हमारी एसेट साइड को इफेक्ट किया है, लेकिन इक्वेशन बनी रही है। ठीक है, नेक्स्ट। पहले हम ये थ्योरी पोर्शन पढ़ेंगे, इसके बाद प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। अब ये क्या है सर, ये भी समझाओ। देखो जी, मैंने किसी को पैसे देने थे, आप लोगों को समझाया ही गया है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर कि मैंने किसी को पैसे देने थे, वो क्या है? इंसान मेरा क्रेडिटर है। ठीक है जी, पास्ट क्लासेस में आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के अंदर ये बातें समझाई गई हैं। किसी को हमने पैसे देने हैं, उससे उधार पे ले रखा था हमने सामान, तो वो क्या है? हमारा क्रेडिटर है। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो मेरा क्रेडिटर था। ठीक है सर, क्रेडिटर क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। मैंने उस क्रेडिटर को बिल्स पेबल दे दिए। बिल्स पेबल क्या होता है? रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि एविडेंस होता है कि हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं। लेकिन अब मैं क्या बोलता हूं जी, मेरे बिल्स पेबल इंक्रीज हो गए और क्रेडिटर घट गए। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू बिल्स पेबल। ठीक है जी, यानी कि मैंने अपनी एक ऑब्लिगेशन कम कर दी, क्रेडिटर कम कर दिए, और उसको बिल्स पेबल में कन्वर्ट करके बिल्स पेबल को बढ़ा दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको लिखवाया था दूसरी तरह की ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, टाइप 2। ये देखो, ये जो ऊपर हमने बनाया था ना, अभी तक हम क्या कर रहे थे? टाइप 1 कर रहे थे, टू साइड अफेक्ट करने वाली चीजें। ठीक है, अब हम ये करेंगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। चलो इसको भी देखते हैं। ठीक, लिखिएगा ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू साइड, सॉरी टू साइड नहीं, मोर देन 2 आइटम्स, मोर देन 2 आइटम्स। एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, परचेज गुड्स, या फिर ऐसा लिखते हैं इसको, गुड्स कॉस्टिंग 7,000 सोल्ड फॉर 10,000। अब देखो इसमें क्या इफेक्ट पड़ा। एक तो हमारी जो गुड्स थी, यानी कि हमारी इन्वेंट्री थी, या फिर हमारा स्टॉक कह सकते हैं हम इसको, स्टॉक, स्टॉक कम हो गया। कितने रुपए से? 7,000 रुपए से। ठीक है, ओके। कैश इंक्रीज हो गया, कितने पैसे आए? 10,000 रुपए। और इस पूरे प्रकरण के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर हमारे को प्रॉफिट्स कितने के हुए, या फिर हमारे को इनकम कितने की हुई? सर हमारी जो इनकम हुई ना, वो इनकम हुई 3,000 रुपए की, है ना? इस तरह से इफेक्ट हो गया। तो देखो, 2 से ज्यादा जगह पे इफेक्ट हुआ। ओके,
अब इसको रिकॉर्ड कहां कहां पे करें? देखो जी, स्टॉक यानी कि हमारा एसेट कम हो गया है, और वहीं कैश यानी कि हमारा दूसरा एसेट बढ़ गया है। और प्रॉफिट्स कहां जाते हैं? ये जाते हैं जी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इस चीज को आप लिखना जरा, अगर हमें प्रॉफिट्स होंगे या कोई इनकम होगी तो ये कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। पहले आप लिख लो, फिर बताता हूं ऐसा क्यों होता है। और अगर हमारे एक्सपेंसेस होंगे या फिर लॉसेस होंगे तो वो कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। देखो जी, कैपिटल जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स ओनर। यानी कि बिजनेस क्या सोचता है कि ऑल दो मैं फोरसीएबल टाइम के लिए चलता रहूंगा, हमेशा के लिए फॉर एवर चलता रहूंगा, बावजूद इसके मेरा मेरे मालिक के प्रति ये कर्तव्य है कि मैं उसको उसके द्वारा लगाया गया पैसा रिटर्न करूं जब मैं बंद हो जाऊं। ऐसा बिजनेस सोचता है अपने मन में। अब एक बात बताओ, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो किस वजह से की गई थी, किस पर्पज से की गई थी? कि हाँ हमें दुकान खोल करके रखनी है बस? नहीं, इस पर्पज से की गई थी कि हम इससे इनकम जनरेट करें, लेकिन कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं। तो बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन है, एक ऑब्लिगेशन है कि भाई अगर प्रॉफिट्स हुए तो मेरी लाइबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स ओनर। और ओनर के प्रति लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कहां जाएगा पैसा? वो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल के अंदर ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि बिजनेस कहता है कि मैंने आपको 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो तो देना ही देना है, साथ में 10,000 रुपए का जो रिटर्न है, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए मेरा एक उपहार है, यानी कि मेरे सिर पे एक ऑब्लिगेशन है। ना केवल मुझे आपको 1 लाख रुपया देना है बल्कि 10,000 रुपए एज अ प्रॉफिट भी देना है अगर कोई प्रॉफिट होता है। वहीं अगर कोई लॉसेज होती है तो उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, इसी के रिवर्सल में। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो कभी भी जब आपके इस गोल्डन रूल को अपने दिमाग में रखिएगा, आपके पास में कोई प्रॉफिट या इनकम आती है तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर आपके कोई एक्सपेंस या लॉसेस होते हैं तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो आपकी कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। ओके, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना इस चीज को कि हम क्या करेंगे। अब हम प्रैक्टिकली इस चीज को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन हम लोग क्या नाम है डिस्कस करेंगे, और मैं एक एक ट्रांजेक्शन आपके साथ में बोलूंगा और उसका रिकॉर्ड में इफेक्ट रिकॉर्ड करूंगा। आपको क्या बनाना है? आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। देखो, पहले फॉर्मेट बना लेते, ओके, ताकि दिक्कत ना आए। ये है हमारा नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, और ये ट्रांजैक्शन। ठीक, ट्रांजैक्शन के इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं। अच्छा जी, और फिर उसके बाद में इक्वेशन, इक्वेशन लिखी जाएगी। इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? इक्वेशन में लिखा जाएगा ये हमारा सीरियल नंबर, ये हमारी ट्रांजैक्शन, और इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। आपको लिखना है एसेट्स, और दूर दूर लिखना है, ASSET और S, थोड़ा दूर दूर। ओके, इज इक्वल टू
लाइबिलिटीज, और फिर थोड़ा सा दूर जाकर के प्लस कैपिटल। आपको इसी तरीके से बनाना, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा दिखा देता हूं सो दैट आपका जो है मतलब लाइबिलिटीज हमने बहुत बड़े में लिखना है, क्योंकि लाइबिलिटीज भी ज्यादा हो सकती है, एसेट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, और कैपिटल भी, कैपिटल का कॉलम सबसे छोटा हो। ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ ट्रांजेक्शन्स लेते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं ये बोलता हूं, इसको नीचे की तरफ ले आते हैं थोड़ा। ट्रांजेक्शन नंबर 1 यानी कि सीरियल नंबर 1 क्या बोलता है? पहली ट्रांजेक्शन है जी हमारे पास में, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब क्या लगता है इससे क्या इफेक्ट हुआ? सर एक तरफ तो बिजनेस में कैश आ जाएगा, और दूसरी तरफ से क्योंकि स्टार्ट किया है ना, तो इन्वेस्टमेंट है ये, और इन्वेस्टमेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो मैं ना क्लासेस बना लेता हूं इसके अंदर, मैं इसके अंदर क्लासेस बना लेता हूं बेटा। मैं क्या करता हूं, एसेट के अंदर मैंने एक क्लास बना ली कि मेरे पास में सबसे पहला एसेट आ गया क्या? कैश। अब मैं यहाँ पे ना ट्रांजेक्शन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास में क्या आ गया? कैश आ गया। एसेट के अंदर पहले एसेट का जन्म हुआ, किसका? कैश का, ठीक है जी। और दूसरी तरफ कैपिटल तो मेरे पास है ही, तो हुआ क्या? सबसे पहले मिस्टर एक्स ने जो हमारे पास में कैश इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, उससे मेरा कैश बढ़ गया 10,000 इज इक्वल टू, अब दूसरा इफेक्ट कहां पड़ा? कैपिटल पे पड़ा, तो यहां पे भी 10,000 मैंने लिख दिया, ये कैपिटल के अंदर मैंने लिख दिया। ओके, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 ट्रांजेक्शन, नंबर 2 ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपको लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूं। परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखो कहां इफेक्ट पड़ा। एक तरफ तो मेरे गुड्स का, गुड्स हम कहते हैं किसको है? गुड्स कहते हैं उन चीजों को जो कि हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, है ना। तो गुड्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैंने गुड्स परचेज किए तो रीसेल पर्पस के लिए करूंगा, और इसको मैं स्टॉक बोलता हूं। अब मैंने स्टॉक क्या है? स्टॉक मेरा एक एसेट है। तो देखो, एक नए एसेट का जन्म हुआ, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा स्टॉक। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ? कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया। यानी कि ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? एक तरफ इफेक्ट करने वाली, एसेट साइड पे ही इफेक्ट हो रहा है केवल, लेकिन इफेक्ट क्या हो रहा है? रिवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया? मेरा कैश कम हो गया, और कितने का था सर? 50,000 का। अच्छा, पहले वाली जो ट्रांजेक्शन थी वो बेटा 1,00,000 रुपए से थी, 10,000 से नहीं थी। तो इसको आप 1,00,000 लिख लीजिए, इधर भी और इधर भी। क्योंकि हाउ इज इट पॉसिबल बेटा कि हमारे पास में कैश हो 1,00,000 और 50,000 रुपए की हम गुड्स खरीद लें? वो 10,000 नहीं था, 1,00,000 था, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने 1,00,000 लिख दिया। अब क्या हुआ? मेरा कैश कम हो गया, तो मैं कर देता हूं -50,000, -50,000। और दूसरी तरफ मैं क्या करता हूं? स्टॉक को इंक्रीज कर देता हूं। कहां पे? 50,000 रुपीज से, 50,000 रुपए से मेरा स्टॉक बढ़ गया। अब देखो, मैं यहां पे क्या करूंगा? कंक्लूड करूंगा। जैसे ही हमारी फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, तो मैं उसको क्या कर दूंगा? कंक्लूड कर दूंगा लाइन लगा करके। ओके, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये मैं कंक्लूड करता हूं, मैंने इसको लाइन लगा दी, और अब मैंने हिसाब किया, तो मैंने पाया कि मेरा कैश कितना है? 1,00,000 माइनस 50,000, यानी कि 50,000। मेरे स्टॉक कितने हैं सर? 50,000, ठीक है। अच्छा जी, दोनों 50,000 है, यानी कि 1,00,000 है। अब इज इक्वल टू लाइबिलिटी कितनी है अभी तक? सर कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरे सिर पे,
और प्लस मेरी कैपिटल कितनी है सर, कैपिटल मेरी 1 लाख है। तो देखो इक्वेशन मैच कर गई ना कि एसेट साइड का टोटल भी 1 लाख और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का भी टोटल 1 लाख। ठीक है, यानी कि मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। अब तीसरी ट्रांजैक्शन करेंगे। तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या है हमारे पास में, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स सम्राट फर्नीचर ₹20,000। अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब यहां लिखा ना परचेज फर्नीचर, तो पहला इफेक्ट तो क्या हुआ, फर्नीचर पे हुआ। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे सम्राट फर्नीचर का नाम क्यों लिखा हुआ है? सम्राट फर्नीचर से हमारा क्या लेना देना है? देखो बेटा, दो चीजें हैं, ध्यान रखना, इसके बीच में लिखना मत, क्योंकि मेरे पास समझाने के लिए केवल यही जगह है। आप इसके इक्वेशंस के बीच में नहीं लिखेंगे, केवल समझेंगे इस बात को। हमारे बिजनेस ने जो है वो सम्राट फर्नीचर से कुछ फर्नीचर खरीदा है, और ऑप्शन 1 है कि वो कैश दे दे, और ऑप्शन 2 है कि वो क्रेडिट पे सामान खरीद ले। अब यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि कैश दिया है। कभी भी बेटा, कभी भी जब खरीदने या बेचने वाले को, जैसे मान लो इस ट्रांजैक्शन के अंदर सम्राट फर्नीचर का नाम दिया हुआ है, कभी भी इसका नाम दिया होता है ना और ये नहीं लिखा हुआ होता फॉर कैश, तो हम इसको क्या मानते हैं जी, ऑप्शन 2 मानते हैं, यानी कि क्रेडिट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। इसका भी एक लॉजिकल रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूं। मान लो तुम किसी के पास में सामान खरीदने जाते हो और तुम उसको कैश दे देते हो, तो तुम्हारा नाम पूछता है? वो नहीं पूछता, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तुम शर्मा जी के बेटे हो या वर्मा जी की बेटी हो, कुछ भी हो, तो कोई भी तुम्हारा नाम नहीं पूछता। लेकिन अगर तुमने कैश नहीं दिया और ये बोला कि अंकल मैं आपको पैसे बाद में दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो तुमसे 100 सवाल पूछेंगे। अच्छा, कौन से नंबर से आए हो, किसके बेटे हो, कहां रहते हो? ऐसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो तुम्हारा हिसाब किताब रखना चाहता है। तो बेटा, जब भी नाम पता लिखा हुआ होता है ना, पता नहीं सिर्फ नाम ही लिखा हुआ होता है ना ट्रांजैक्शन के अंदर, इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अनलेस एंड अनटिल नाम लिखने के बाद में फॉर कैश ना लिखा हो। यानी कि अगर नाम और कैश दोनों लिखा हुआ है तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, और सिर्फ नाम लिखा हुआ है जैसे कि इस ट्रांजैक्शन में था सम्राट फर्नीचर, तो हम क्या मानेंगे, इसको क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मानेंगे। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, चलो इसको हटाते हैं यहां से। ये देखना, अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे पास में एक नया एसेट आ गया, एक नया एसेट आ गया, जिसको कि मैं क्या कह सकता हूं जी, फर्नीचर कह सकता हूं। फर्नीचर परचेज किया था ना मैंने, हाँ जी, फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर। ठीक है, एक तरफ से फर्नीचर बढ़ गया और दूसरी तरफ से मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई कि मेरे को सम्राट फर्नीचर को बाद में पैसे देने होंगे, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, क्रेडिटर। ठीक है जी, तो फर्नीचर कितने का बढ़ गया, फर्नीचर बढ़ गया 20,000 रुपए का, तो 20,000 मैं फर्नीचर में जोड़ देता हूं और 20,000 मैं क्रेडिटर्स में जोड़ देता हूं। ओके, अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें इसको कंक्लूड करना है इसी तरीके से। तो एक लाइन लगानी है और फिर कंक्लूड करना है, और देखना है कैश कितना है सर, 50,000, स्टॉक कितना है सर, 50,000, फर्नीचर और जुड़ गए 20,000 के, एसेट साइड का टोटल कितना हो गया 1,20,000। अब देखो यहां पे टोटल कितना है, क्रेडिटर बढ़ गए 20,000 से, और कैपिटल कितने की है सर, कैपिटल है 1 लाख की। तो इज इक्वल टू के इधर और इज इक्वल टू के उधर, दोनों तरफ टोटल कितना है 1,20,000, यानी कि हम सही जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला लिखा है परचेज सोल्ड कॉस्टिंग 25,000, सॉरी परचेज सोल्ड नहीं,
लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 25,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। देखो जी, ध्यान से सुनना, सोल्ड गुड्स यहां पे लिखना नहीं अभी, ठीक है। सोल्ड गुड्स, गुड्स का मतलब स्टॉक, गुड्स का मतलब स्टॉक, स्टॉक हमने बेच दिया। कितने का बेच दिया? जिसकी की कॉस्ट थी, बेच दिया तो यानी कि डिक्रीज हो गया। कितने की कॉस्ट थी स्टॉक की? सर 25,000 रुपए। 25,000 रुपए का स्टॉक हमने बेच दिया। कैश के लिए बेचा है तो कैश इंक्रीज हो गया। कितने से? सर 35,000 में बेचा है तो कैश कितना आ गया? 35,000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर 10,000 का डिफरेंस है, यानी कि हमारे को क्या हुए? प्रॉफिट हुए हैं। प्रॉफिट हुए हैं ना। 25 की चीज अगर हमने 35 में बेच दी तो 10,000 रुपए प्रॉफिट, जो कि इफेक्ट करेंगे कहां पे? ऐड कर देंगे सर इसको कैपिटल के अंदर। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ये इफेक्ट समझ में आया? ठीक है सर। तो हम क्या करते हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को कम कर देंगे। नेगेटिव लिखो, कितना? 25,000। और कैश के कॉलम में इंक्रीज कर देंगे। कितने का? सर 35,000 रुपए का। ठीक है जी। और फर्नीचर के में कॉलम में कुछ नहीं करेंगे, वो नील का नील ही रहेगा, मतलब इस ट्रांजेक्शन के लिए नील रहेगा। ठीक है, पहले उसके अंदर 20,000 हैं। अच्छा, अब दूसरा इफेक्ट हम कहां करें सर? कैपिटल पे करेंगे। कैपिटल कितने की बढ़ जाएगी? सर 10,000 रुपए की कैपिटल बढ़ जाएगी। इसको हटा देते हैं यहां से। अब फिर से कंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, लो जी, कंक्लूड कर दो। हर ट्रांजेक्शन के बाद, मुझे जब मैं 11वीं क्लास में था ना, तो बहुत सिरदर्दी लगती थी जब मैंने पहली बारी इस चैप्टर को पढ़ा था। यार हर पॉइंट के बाद में कंक्लूड करना है, हर बात के बाद में कंक्लूड करना है, ऐसा क्यों? लेकिन क्या करें, हमें इफेक्ट तो देखना पड़ता है। अब हमारा इफेक्ट कितना आ गया? अब देखो, 50 में कैश ऐड कर दिया, 35 तो हो गए 85,000, और प्लस अब हमारा स्टॉक कम हो गया 25 से, तो 25,000 ही रह गया। ओके सर। और फर्नीचर कितने का है सर? वो तो 20,000 का है, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए। क्रेडिटर सर एज इट इज 20,000 ही रहे हैं हमारे पास में, यानी कि लाइबिलिटीज का टोटल 20,000 ही है। हाँ, कैपिटल जो है वो 1,10,000 हो गई है। ठीक है, तो देखो अब यहां पे इज इक्वल टू के साइन के लेफ्ट और राइट साइड के बैलेंसेस हमें मैच करने हैं। क्या बोलते हैं वो? 1,30,000, और यहां पे भी 1,30,000। 85 प्लस 25 कितना हो गया? 1,15,000 और 20, हाँ 8 और 20 1,00,000, और 1,10,000 प्लस 20,000 1,30,000। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंक्लूजन थी। ओके, अब हम लिखेंगे जी अपनी फिफ्थ एंट्री। तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं, नीचे हमें जरूरत है अभी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट कहता है पेड मेसर्स सम्राट फर्नीचर इन कैश। सम्राट फर्नीचर कौन था? हमारा क्रेडिटर था, हमारा क्रेडिटर था। तो अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा? एक तरफ तो हमारे क्रेडिटर कम हो गए, एक तरफ हमारे क्रेडिटर कम हो गए, और दूसरी तरफ हमारा कैश कम हो गया। तो कैश को कम कर दो। कैश को कितने से कम कर देंगे हम? अच्छा, यहाँ पे ना एंट्री के अंदर ये नहीं लिखा हुआ हमारे पास में कि कितना कैश पे किया। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो पुराना सारा का सारा कैश जो है वो हम पे कर देंगे। तो हमने क्या कर देना है? हमने कैश में पे कर देना है कितना? 20,000। देखो, मैसर फर्नीचर से हमने कितने का फर्नीचर खरीदा था? 20 का खरीदा था, तो 20,000 माइनस कर दिए, और क्रेडिटर में भी 20,000 आप माइनस कर दो। तो अब हमारे क्रेडिटर कितने हो गए? नील हो गए सर, और हमारा कैश 20,000 से कम हो गया। फिर से कंक्लूड करेंगे। ठीक, तो देखो 85 से ये कितना हो गया कैश हमारा? 65,000। 65,000 प्लस स्टॉक के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो 25,000 का 25,000 है। फर्नीचर के अंदर कोई चेंज नहीं आया सर, 20,000 का 20,000 है। और
क्रेडिटर में चेंज आ गया सर, क्रेडिटर हो गए नील, तो इसलिए हमारी लाइबिलिटीज भी हो गई नील। ठीक है जी। और यहाँ पे कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो 1,10,000 की 1,10,000 ही बनी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं फाइनल आंसर हमारा क्या है। फाइनल आंसर है हमारा राइट साइड पे, यानी कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कितनी है 1,10,000, और एसेट का टोटल कितना है वहां पे भी है 1,10,000 ही, 65 प्लस 25 प्लस 20, सिंपल। ठीक है जी। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसके अंदर की हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस को सीखा। अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हैं वो बहुत ही आसान होती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं, हमें सिर्फ इफेक्ट रिकॉर्ड करने होते हैं। और ये इफेक्ट हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ये हमने इसके अंदर सीखा, इस क्वेश्चन के अंदर सीखा। अब फर्दर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें कि आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है जी। ओके, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।